हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मेरे नर्सिंग साथियों, आप सभी के साथ में आज फिर से एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही नॉलेजफुल, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स नर्सिंग के जो भी हो, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल की या फिर स्टेट लेवल की, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रूव हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आज 1 मार्च 2023 नेशनल वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी है। ठीक है, तो हर डे को कोई ना कोई नेशनल, कोई वर्ल्ड, कोई इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब वैसे ही सिविल डिफेंस डे की पर्पज़ यही है कि हमारी सोसाइटी के अंदर सिविक पर्सन्स और जितनी भी हमारी सराउंडिंग्स है, ठीक है, और जितने भी हमारे आसपास के इंस्टीट्यूशंस ले लो, कोई हॉस्पिटल्स ले लो, कोई किसी भी तरह का कोई इस्टेब्लिश्ड वेन्यू, ठीक है, मतलब कुछ भी मतलब किसी भी फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, स्पोर्ट्स का हो, पॉलिटिक्स का हो, या फिर कोई मोन्यूमेंट हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरह की पब्लिक की कोई प्रॉपर्टी हो गई, किसी भी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी हो गई, उसकी डिफेंस की इम्पोर्टेंस को प्रूव करने के लिए आज का डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई एक करंट अफेयर से रिलेटेड बात। अब आगे इम्पोर्टेंट चीज़ों के अंदर ही, ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए, हमेशा मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि नर्सिंग के अंदर हमारे बहुत सारी कॉम्पिटिटिव गाइड्स है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, लेकिन हम सबको एक ही बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि चाहे हम कोई भी कोचिंग प्रेफर करें, चाहे हम कोई भी कॉम्पिटिटिव गाइड प्रेफर करें, जब तक हम अपनी सेल्फ स्टडी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, जब तक हम अपना टाइम मैनेज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने रिसोर्सेज है उनकी इम्पोर्टेंस को फील नहीं करेंगे, उनकी इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो आपके पास में या फिर हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज हो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी कोई किसी भी तरह की कोई भी यूज़फुलनेस हमारी लाइफ के अंदर नर्सिंग करियर के पर्सपेक्टिव से नथिंग, नील, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी हम पढ़े ना, वो एक तो रेशनल वाइज एकदम करेक्ट होना चाहिए, जो भी हम पढ़े वो एकदम डेटा अप टू डेट होना चाहिए, जो भी हम पढ़े वो आंसर या वो रिप्लाई, ठीक है, वो एक्सप्लानेशन, वो एज पर आवर प्रैक्टिकल नर्सिंग होना चाहिए, पेशेंट के केयर से रिलेटेड ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव गाइड की प्रिपरेशन करें ना, तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा। अब आप चाहे मतलब डीसी दत्ता लेके आ जाइए, जैसा कि यूजुअली मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, एग्जामिनीज प्रेफर करते, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उस बुक को खंगालेंगे, उस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको थोरोली, उसको पूरा अच्छे से आप देखेंगे कि हाँ यार, इसके अंदर जो एक्सप्लेन की गई है बात, वो नोट्स वाइज अगर कहीं पर मैं लिखूँ तो नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो डेफिनेटली वो मुझे उतना टाइम कंज्यूम करना नहीं पड़ेगा जितना कि मैं आज अगर नोट्स वाइज कुछ की पॉइंट्स के तौर पर याद रख लूँ। इसलिए मैं जब भी आपके साथ में कोई भी क्वेश्चन शेयर करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं की पॉइंट्स के तौर पर शेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अब तक के अपने करियर के अंदर नर्सिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अटेंड किया, अगर मैंने इस तरीके से की पॉइंट्स के तौर पे लिखा है तो मेरे एक की पॉइंट से उस पूरे के पूरे चैप्टर का या उस पूरे के पूरे एक पेज का जो मैंने पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम का, पर्टिकुलर किसी भी प्रोसीजर का पढ़ा हो, तो डेफिनेटली उसके मुझे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करता हूँ मेरा वीडियो। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा की तरह ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मल एनियन गैप। अब एनियन, जैसा कि आपको पता है कि कैटायन क्या होता है, धनायन, एनियन क्या हो गए, ऋणायन। ठीक है, तो उनका जो गैप होता है वो नॉर्मली कितना होता है, 8 to 16 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। सो मेनी टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखने वाली बात है, इससे वैल्यू याद रखनी है। वैल्यू याद है तो आपका एक क्वेश्चन पिन पॉइंट राइट। नेक्स्ट है ओटी टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है। एम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के अंदर, और वही 66 डिग्री टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, और मोर ओवर अगर इससे भी ज़्यादा अगर कुछ पूछ ले भी, ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 70%। ठीक है, अब विटामिन, नेक्स्ट विटामिन B12,
ठीक है, जिसे हम साइनोकोबालामिन मिथाइलकोबालामिन भी कहते हैं, ठीक है, का एब्सॉर्प्शन जो है टेक्स प्लेस इन टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूं, पहले तो ये बता देता हूं कि विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है। ये इजी क्वेश्चन जो होते हैं ना, वन लाइनर, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको अगर पिन पॉइंट आंसर याद है तो आपको डेफिनेटली 1 मार्क्स, या फिर यूं कहे कि आपका वो जो आंसर है आपको कई कैंडिडेट से आगे लेके जा सकता है। ठीक है, विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है बॉडी के अंदर, तो जीआई ट्रैक्ट, या यूं कहे कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इलियम, उसका भी जो टर्मिनल पार्ट है वहां पे होता है इसका अब्सॉर्प्शन, किसका, विटामिन B12 का। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम होता है 25 सेंटीमीटर, जेजुनम होता है 2 मीटर एंड इलियम होता है 3 मीटर। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लेंथ पूछ ली जाए, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लेंथ पूछे तो लेंथ होती है टोटल 5 मीटर। ठीक है, और वही जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ड्यूडेनम की कितनी होती है लेंथ, 25 सेंटीमीटर। ये शायद मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया। ड्यूडेनम की होती है जेजुनम की होती है 2 मीटर, इलियम की होती है 3 मीटर। तो टोटल हो गया 5.25 सेंटीमीटर, मीटर भी काउंट कर सकते हैं, या फिर आप 5 मीटर भी लिख सकते हैं। आंसर ऑप्शन के अंदर अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर ही राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं पीएच ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जूसेस है जो कि फूड के डाइजेशन के लिए, एसिमिलेशन के लिए, एब्सॉर्प्शन, जितनी भी हमारी प्रोसेस होती है, ठीक है, फूड की डाइजेशन से रिलेटेड, उसके अंदर बहुत सारे जूसेस सीक्रेट होते हैं डेली बेसिस पे, 500 to 1000 ml के बीच में, ठीक है, 1000 to 1.5 लीटर के बीच में। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल जूस की पीएच कितनी होती है, 7.8 to 8, यानी अल्कलाइन नेचर का होता है जूस इंटेस्टाइनल। वही पीएच ऑफ बाइल कितनी होते हैं, अराउंड 8, और वही सेम टू सेम पैंक्रेटिक जूस की पीएच कितनी होती है, 8। ठीक है, बाइल की अमाउंट जो कि सीक्रेटेड होती है 24 आवर्स के अंदर, अगर हम डेली बेसिस पे बात करें तो वो होती है 500 to 1000 ml। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन के अंदर रेंज दी हुई है या फिर आपके एक पर्टिकुलर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चूज कीजिएगा, लेकिन अगर रेंज दी हुई हो तो 500 to 1000 ml राइट आंसर है। देखिए, ये जो मैं रेंजेस दे रहा हूं या फिर जो भी मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट के तौर पे यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं, देखिए ये जो भी आपको डेटा मैं आपको यहाँ पे बताता हूं एकदम वेरीफाइड एंड स्टैंडर्ड गाइड्स को बुक्स, नर्सिंग की कॉम्पिटिटिव, जो कि आप कहीं पर भी नेशनल लेवल का, जैसे कि अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, नेशनल लेवल का ले लीजिए, इंटरनेशनल लेवल का ले लीजिए, लाइक एनक्लेस RN, ठीक है, DHA, प्रोमेट्रिक हार्ट, ठीक है, एंड स्टेट लेवल का कोई भी ले लीजिए, ये आपको वहीं से डेटा में उठा के आपको मैं आपके साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप विदाउट एनी डाउट आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, एंड इसके अलावा आपकी खुद की भी जो क्वेरीज होती है आप डेफिनेटली मेरे साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर अपना डेटा, अपने रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर करेंगे डेफिनेटली आपको भी फ़ायदा मिलेगा एंड मुझे भी पता चलेगा कि आपको इस जो क्या कहते हैं इनिशिएटिव है वीडियोस के थ्रू, आपकी जो क्वेरीज है, आपके साथ में ये जो नॉलेजफुल कंटेंट शेयर कर रहा हूँ उसको आप समझ पा रहे हैं, एंड उसके अलावा और भी कहीं पे किसी भी तरह का कोई इम्प्रोवाइजेशन की नीड है तो डेफिनेटली वो भी की जा सकती है। ठीक है, तो मैंने हमेशा कहा है कि आप कोई भी बुक लो, चाहे एनाटॉमी फिजियोलॉजी की लीजिए, चाहे आप एनक्लेक्स सॉन्डर्स की बुक लेते हैं जैसे कि लिंडा एन.एस. सिल्वेस्ट्री की आती है, एंड अगर इंडियन एडेप्टेशन के तौर पे उसी बुक को लिंडा एन.एस. सिल्वेस्ट्री अलॉन्ग विद अनिल कौशिक, ठीक है, उनकी बुक ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसी बुक्स अगर आप प्रेफर करते हैं ना तो उसके लिए आपको डेप्थ में जाना पड़ता है, आपकी स्टडी की जो लेयर्स होते हैं ना वो 1 by 1 क्लियर होती जाती है, सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ने से कुछ नहीं होता, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ 1 by 1 बताता हूँ। ठीक है ना, चलते हैं वापस टॉपिक पे। हाँ, तो नेक्स्ट है सीक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK, ये क्या है, हार्मोन्स है, इंटेस्टाइनल हार्मोन्स। ठीक है, एंड दीज आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सेल्स इन द वॉल्स ऑफ द ड्यूडेनम,
यानी कि ये एक सीक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए क्या है, हार्मोन्स। नंबर 1 क्वेश्चन तो यही बन गया, ठीक है। अब सीक्रेट कहां से होते हैं, ठीक है, मतलब इनको कौन सीक्रेट करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड या सेल्स सीक्रेट करती है, एंडोक्राइन सेल्स सीक्रेट करती है, तो आंसर होगा एंडोक्राइन सेल्स। नंबर 2 क्वेश्चन, अब ये कहां से सीक्रेट होता है, तो ये सीक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां से बन सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बन सकता है कि इनका फंक्शन क्या है। देखिए, जब भी आप मील्स भोजन लेते, भोजन लेने के बाद में गाल ब्लैडर, ठीक है, जहां से क्या निकलती है, कॉमन क्या कहते हैं ना, बाइल डक्ट निकलती है, ठीक है ना, एंड एक ना हिपेटिक डक्ट आती है हमारे लीवर से, ठीक है। टोटल दोनों के कंबाइंड से बनती है, क्या बनती है, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रेक्शन एंड जो पैंक्रेटिक जूस जो पैंक्रियास से आता है, ठीक है, और ये दोनों, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रेटिक जूस दोनों जब अपनी डक्ट से निकलकर ड्यूडेनम के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे एक एम्पुला होता है, एक गार्ड होता है, एक स्फिंक्चर होता है, जिसे कहते हैं हिपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला, ठीक है। तो गाल ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रिक्शन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एंड हिपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला के अंदर क्या करता है, रिलैक्सेशन। नाम लिख देता हूं यहां पे, हिपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला, ठीक है, HEPATOPANCREATIC, हिपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला, AMPULA, ठीक है। तो वहां पे रिलैक्सेशन करवाता है, जिससे कि क्या है, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू बाइल आता है एंड पैंक्रेटिक डक्ट के थ्रू क्या आता है, जूस आता है, और वो जूस जब हिपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला का रिलैक्सेशन होता है तो ड्यूडेनम के अंदर एंटर करते हैं, एंड जो फूड, ठीक है, यानी एज अ काइम ड्यूडेनम के अंदर एंटर होता है, वहां पे उसका डाइजेशन होता है, और वहां पे इमल्सिफिकेशन, फैट्स का जो डाइजेशन होता है वो इनकी हेल्प से होता है, ठीक है। फैट्स का इमल्सिफिकेशन कौन करता है, बाइल ही करता है, बाइल का यही फंक्शन है, ठीक है। फैट्स का इमल्सिफिकेशन, फैट्स का डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन इन दी विलाई, ठीक है, एंड विलाई से फिर लीवर के थ्रू न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल डिस्टेंसिंग रेंज। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन ये क्या कहते हैं ना कि अगर आपका कंटेंट, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, बीच में, और हमेशा कहता हूं कि अगर आपका कंटेंट और आपका डेटा कितना भी सही हो और सामने कितने भी लोग आपके अगेंस्ट अगर आंसर दे रहे हो, या फिर आपके निगेटिवली रिप्लाई दे रहे हो, या फिर आपको कह रहे हो कि नहीं यार ऐसा तो आंसर नहीं बैठ सकता, और सो मेनी टाइम्स मैंने भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस फेस किए, ठीक है। तो उन्हीं में से ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स ने डिस्कस किया था कि यार सोशल डिस्टेंसिंग कितनी होता है। कोई बोलता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन सर, अभी कोविड के जो पैंडेमिक की जितनी भी हमने वेव्स फेस की है, ठीक है ना, तो अभी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज 2 गज 2 गज, तो सबके दिमाग में यही था। अब 2 गज को तो अपन 2 यार्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, YARDS, ठीक है, यार्ड्स, और वही हिंदी में बोलते हैं गज, ठीक है। अब 2 गज की दूरी होती है 1.82 मीटर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, 1.82 या फिर 1.83, ठीक है, राउंड फिगर से। लेकिन मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये 2 गज की दूरी तब रखी जाती है जब 2 पर्सन्स, ठीक है, या फिर 2 में से 1 पर्सन वैक्सीनेटेड नहीं है, फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, पार्शियली वैक्सीनेटेड है, ठीक है, दोनों में से एक, या फिर दोनों ही वैक्सीनेटेड नहीं है, और या फिर, ठीक है, दोनों ही मतलब दोनों में से एक पार्शियली वैक्सीनेटेड है एंड दूसरा भी पार्शियली वैक्सीनेटेड है, उस कंडीशन में भी। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपको ये वाली सिचुएशन, मतलब ये जो डिस्टेंसिंग रख रहे हो 2 गज की दूरी, ये इतना ही होता है, ठीक है। कितना होता है, 1.83, या फिर हम इसको भी अगर हम राउंड फिगर से देखें तो कितना होता है, 2 मीटर, ठीक है, और 2 मीटर होता है 6 फीट। ये भी मैं आपको बता दूं, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है 3 फीट, ठीक है, 1 फीट के अंदर होता है 30.48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस हिसाब से यहां पे ये आंसर सही बैठता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो अपनी हेल्थ
एंड जो कोविड पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी की थी, एडवाइजरी जारी की थी, एंड WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, 2020 के अंदर जो गाइडलाइन जारी की थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर यानी सोशल गैदरिंग करते हो तो वहां पर 2 पर्सन्स के बीच में या 2 पर्सन्स की सीट्स यानी चेयर्स या टेबल्स के बीच में कितनी डिस्टेंसिंग होनी चाहिए? राइट आंसर इज 3 फीट, 3 फीट की डिस्टेंस, या फिर अगर मीटर में पूछ लिया जाए आंसर तो 1 मीटर। बहुत सारी जो लोकल गाइड्स है विदाउट टेकिंग देयर नेम, वहां पे आंसर ये 2 मीटर या 6 फीट दिया हुआ है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए भेड़ चाल में नहीं चलना है। बहुत टाइम कहते हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, मैंने भी बहुत सारी गाइड्स पढ़ी है, मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, लेकिन क्या कहते हैं ना कि जब आप रेशनल के साथ में बात करते हैं ना, तर्क के साथ में बात करते हैं ना, एंड अपने आंसर को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ऑल, ठीक है, तो आपके आंसर का एक्सप्लेनेशन अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉपरली बैठ रहा है, देखिए सोशल गैदरिंग को प्रिवेंट करना है, कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एंड किसने जारी की है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर ये 3 चीजें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है और आपसे पूछे कि भी रेंज कितनी होनी चाहिए, 2 पर्सन्स के बीच में, 2 चेयर्स के बीच में, 2 टेबल्स के बीच में, या यूं कह लीजिए कि भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, शॉर्ट एंड स्वीट, या 2 सब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा 3 फीट और 1 मीटर। अगर मीटर में है तो 1 मीटर, अगर फीट में है तो 3 फीट। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आपके आंसर है सही होते हैं, और अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान नहीं रखें तो वही वाली बात है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Yes, coming to the next points or next questions. Normal ET endotracheal suction time 15 seconds, 15 सेकंड, ठीक है। अगर रेंज दी हुई हो तो 10 से 15 सेकंड हो सकता है, लेकिन इससे कम आंसर नहीं होगा। अगर एग्जैक्ट ऑप्शन दिया हुआ हो 15 सेकंड्स तो 15 सेकंड आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जितनी भी टाइप की सक्शनिंग होती है, ओरोफेरिंजियल, नेजोफेरिंजियल, ठीक है, चाहे आप एयरवे के थ्रू करें, ठीक है, और चाहे किसी भी तरह की आप ना अदर सेक्शनिंग ले लो, जैसे ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग हो गई, ठीक है ना, तो उन सक्शनिंग का टाइम जो होता है मैक्सिमम 10 सेकंड्स तक होता है, ठीक है। लेकिन एंडोट्रेकियल सक्शनिंग यानी कि किसी पेशेंट को अगर इंट्यूबेट किया हुआ है, वेंटिलेटर पे है, और अगर उसके अंदर किसी तरह का कोई सीक्रेशन दिख जाता है, कोई एस्पायरेशन आ जाता है लंग्स के अंदर, जैसे एस्पायरेशन न्यूमोनाइटिस हो जाता है, ठीक है ना, लंग्स के अंदर, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में न्यूमोनाइटिस को ट्रीट करने के लिए या फिर लंग्स के अंदर से वो सीक्रेशंस को रिमूव करने के लिए जो एंडोट्रेकियल ट्यूब अगर डाली भी है उसके थ्रू हम जब सक्शन करते हैं तो उसका मैक्सिमम टाइम जो है 15 सेकंड तक हो सकता है, ठीक है। विदाउट एनी डाउट आपको 15 सेकंड आंसर, राइट आंसर चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जिनको शॉर्ट में हम OHA कहते हैं, ठीक है, आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस किसे कहते हैं? जो बच्चों में होता है, यानी जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस इसका अनदर नेम है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का इसे ही हम IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, यानी कि इनके अंदर इंसुलिन की ही मेजोरिटी होती है एंड इंसुलिन की ही नीड होती है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को किसी भी तरह से बॉडी के अंदर मतलब हम कहें कि उनका मेटाबोलाइज, उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है उन जो बच्चों के अंदर है जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से अफेक्टेड है, वहाँ पे इतना नहीं होता है जितना कि कंपैरेटिवली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर होता है, ठीक है। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक अगर आ जाए आंसर की भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसके अंदर होता है, ऐसे आपको ऑप्शन दे दिया जाए टाइप 1, IDDM, जुवेनाइल या ऑल, तो आपको ऑल आंसर चूज करना है क्योंकि तीनों ही एक ही नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, 4 P's इन चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चे के जन्म के अंदर 4 P क्या होते हैं? तो सबसे पहली चीज होती है पावर्स यानी कि शक्ति, यानी कि एनर्जी का सोर्स, ठीक है, मदर का ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ,
जैसे कि हम कहते हैं कि भी बर्थ की कोई भी इवेंट होती है, लेबर रूम के अंदर जब एक प्रेग्नेंट लेडी एंटर करती है, ठीक है, अब वो चाहे उसके प्राइमरी ग्रेविडा हो या मल्टी ग्रेविडा हो, जैसे जैसे बच्चे की बर्थ की प्रोसेस आगे बढ़ती है, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, लेबर के अंदर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, अब किसी का प्राइमरी ग्रेविड है तो डेफिनेटली उसके अंदर डिलीवरी के अंदर, ठीक है, 18 to 24 आवर्स या मोर देन 24 आवर्स का टाइम लग सकता है, ठीक है, इट्स नेचुरल, ठीक है। तो अब उस दौरान मदर को कहीं कहीं पे खुद से भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं, किसी भी तरह की मतलब फटीग को, किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम को फेस करने के लिए एनर्जी खुद की यूज में लेनी होती है, अलॉन्ग विद नर्सिंग असिस्टेंट्स, ठीक है। तो ये होती है पावर्स। पासेज वे, अब बच्चे का, ठीक है, पासेज वे यहाँ पे रास्ता जो है, यानी अगर नॉर्मल डिलीवरी के अंदर है सर्वाइकल डायलिटेशन जो कि हम अप टू 10 सेंटीमीटर काउंट करते हैं एंड 4 सेंटीमीटर का डायलिटेशन जब हो जाता है सर्विक्स का, तब हम पार्टोग्राफ की चार्टिंग स्टार्ट करते हैं। ये भी मैं नेक्स्ट आपको वीडियोस के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि पार्टोग्राफ की जो चार्टिंग है, ठीक है, यानी कि लेबर के अंदर जैसे ही लेडी आ जाती है एंड उसके अंदर जैसे जैसे सर्वाइकल चेंजेस होते हैं, सर्विक्स के अंदर एफिशिएंसी इफेसमेंट होता है एंड बच्चे की जो एम्नियोटिक फ्लूइड है एंड फीटल हार्ट रेट है, कॉन्ट्रैक्शन है, कितनी देर में आ रहे हैं, कितनी देर ठहरते हैं, इन सब इवेंट्स को जब हम चार्टिंग करते हैं तो उसे हम पार्टोग्राफ के अंदर चार्टिंग करते हैं, ठीक है ना। और इस तरह के जो चार्ट होते हैं उसको हम पार्टोग्राफ कहते हैं, ठीक है ना, पार्टोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो आपको पासेज वे जो है नॉर्मल डिलीवरी का थ्रू सर्वाइकल, सीजेरियन का है अब्डोमिनली, ठीक है ना, और किसी भी तरह के ना फोर्सेप्स डिलीवरी हो गई तो वो भी आपके सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। तो ये पासेज वे डिपेंड करता है कि भी आपका कौन सा होगा, ठीक है ना। पासेज वे क्लियर है या शॉर्ट है, जिसे हम सीपीडी कहते हैं, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है ना। उस सिचुएशन के अंदर हम सीजरियन डिलीवरी कंडक्ट करवाते हैं, डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, ठीक है ना। पैसेंजर यहाँ पे कौन है? बेबी का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर नॉर्मल हेल्दी बेबी है 2.5 to 4 kg की वेट के बीच में, ठीक है, और किसी भी तरह की अबनॉर्मलिटी के बिना है, ठीक है ना, किसी भी विदाउट एनी अबनॉर्मलिटी, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट और विदाउट एनी स्पेशल, ठीक है, फाइंडिंग्स, अगर नॉर्मल है तो उसको नॉर्मली हम डिलीवर करवाते हैं। और अगर किसी भी तरह की जैसे मैक्रोसोमिया वाला बेबी है, ठीक है, और रास्ता छोटा है, जिसे हम कह सकते हैं कि भी जो पेल्विस है एंड बेबी का जो हेड है बड़ा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बेबी बाहर की तरफ डिलीवर नहीं हो सकता है थ्रू सर्वाइकल, बाहर की तरफ एक्सपल्शन नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में हम सीजरियन डिलीवरी कंडक्ट करवाते हैं। तो पैसेंजर भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एंड फोर्थ पी इज साइकी, मेंटालिटी। पूरी चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस के दौरान एक मदर की जो मेंटालिटी होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, यानी कि प्ले करती है। तो कह सकते हैं कि 4 पी जो होती है, ठीक है, 4 पीस, पावर्स, पैसेंजर एंड इसके अलावा पासेज वे एंड साइकी, ठीक है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एंड प्ले करते हैं। एंड 4 पीस आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है, जैसे डायबिटीज के अंदर हम 3 पी ध्यान में रखते हैं, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। पोलीयूरिया ज़्यादा यूरिन होना, नॉर्मल से ज़्यादा, पोलीडिप्सिया यानी ज़्यादा प्यास लगना जितनी यूजुअली लगती है, एंड पोलीफेजिया यानी ज़्यादा खाना, ठीक है, जितने 24 आवर्स में इनटेक कैलोरीज की करनी चाहिए उससे ज़्यादा। नेक्स्ट है सिफेलिक इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। अब मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन पूछ ले जाए यानी कि, तो उसका आंसर क्या होगा? सिफेलिक। सिफेलिक यानी जिसमें हेड फर्स्ट आता है, ठीक है, थ्रू सर्वाइकल एरिया, ठीक है ना, एक्सपल्शन हेड का सबसे पहले होता है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन भी 3 तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सिफेलिक, ब्रीच जिसके अंदर बटक्स पहले आते हैं, ठीक है, एंड शोल्डर, ठीक है, शोल्डर वाला बॉडी का जो पोर्शन है बेबी का वो पहले आता है, ठीक है। ये 3 प्रेजेंटेशन होते हैं। अब ब्रीच प्रेजेंटेशन के वेरिएशंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ब्रीच जैसे कि मैंने बता दिया, बटक्स वाला जो पोर्शन होता है पोडेलिक भी कहते हैं, जिसे हम मतलब जिसके अंदर बच्चे के पैर और ना जो क्या कहते हैं ना अपने बटक्स वाला पोर्शन है वो पहले आता है, ठीक है। तो उसके अंदर 3 वेरिएशन आपको देखने के मिलेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर। एक होता है फ्रैंक, सेकंड होता है फुल जिसे हम कंप्लीट भी कह सकते हैं, एंड थर्ड वन इज फुटलिंग जिसके अंदर बच्चे का पैर पहले आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिफेलिक वेरिएशन। अब सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर भी 4 वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। वर्टेक्स जिसके अंदर हेड आता है पहले, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। मिलिट्री एज लाइक सोल्जर, जैसे बेबी का हेड है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्वाइकल एरिया से निकलता है, किसी भी तरह का फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट।
मिलिट्री। ब्रो जिसके अंदर आईब्रोज एंड फॉरहेड वाला जो पोर्शन है वो पहले दिखता है, ठीक है। एंड फेस जिसके अंदर फेस वाला पोर्शन बेबी का पहले दिखता है, ठीक है ना। जब हम क्राउनिंग कहते हैं जिसके अंदर बेबी का हेड बाहर आता है फुल सर्वाइकल डायलेटेशन की कंडीशन में, एंड बिफोर क्राउनिंग हम क्या करते हैं, एपिजियोटोमी, और जिसका अनदर नाम क्या है, पेरिनियोटोमी। ये मतलब कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन के अंदर जब आप डीप जाते चले जाते हैं ना तो बहुत सारे आंसर्स निकल के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आगे आगे 1 से 2, 2 से 4 बनते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वापस कमिंग टू द मतलब पॉइंट, हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये किस तरह के वेरिएशंस है, ये सिफेलिक वेरिएशंस है, ठीक है ना, सारे सारे। सो नेक्स्ट इज लाई, रिलेशनशिप ऑफ द स्पाइन ऑफ द फीटस। ध्यान दीजिएगा, फीटस का जो स्पाइन है, ठीक है, और उसका रिलेशन किससे है, टू द स्पाइन ऑफ द मदर, ठीक है, मदर के साथ में, ठीक है। अब जैसे ये मदर का स्पाइन है और ये बेबी का स्पाइन है, ठीक है, एंड अलोंग विथ सर्वाइकल एरिया, मतलब यूट्रस की जो सर्विक्स के साथ में, ठीक है। अब अगर बेबी का ये सर्विक्स इस तरीके से, ठीक है, सॉरी मदर का सर्विक्स है एंड बेबी ये स्पाइन है, ठीक है ना, एंड ये बेबी का स्पाइन है, तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल लाई हो गया, ठीक है। वही अगर ये मदर का स्पाइन है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, एंड बेबी का स्पाइन ऐसे, एंड सर्वाइकल पोर्शन तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाई हो गया, ठीक है ना, ये ट्रांसवर्स लाई हो गया। उस कंडीशन के अंदर सीजरियन डिलीवरी कंडक्ट कराई जाती है। लेकिन एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जैसे मदर का स्पाइन है, ये सर्वाइकल एरिया है, ठीक है, एंड ये सर्वाइकल के साथ में ये बेबी का जो स्पाइन है, ये बेबी का स्पाइन है, ये सर्वाइकल पोर्शन जो है, ठीक है, सर्विक्स एरिया है यूटेरस का, उसके साथ में थोड़ा सा ऑब्लिक है, ठीक है, ये इस तरीके से ऑब्लिक है। अगर ये इस तरीके से है, ठीक है, तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, क्या ये लॉन्गिट्यूडिनल है, क्या ये ट्रांसवर्स है, देखकर बताइए, ठीक है। आपको मैं बोर्ड पे बता देता हूं, ये मदर का स्पाइन है, ठीक है, एंड ये बेबी है, ठीक है, ये कौन है, मदर, और ये सर्वाइकल है, सर्विक्स, ठीक है, ऑफ यूटेरस, और ये बेबी है, ठीक है। अब यहां पे ये कौन सा लाई हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स है। देखिए अभी मैंने कहा है कि मदर के स्पाइन के साथ में बेबी का स्पाइन अलोंग विथ सर्विक्स ऑफ द यूटेरस, ठीक है, तो ये अगर यहां पे इस तरीके से रिलेशन बना रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल ही है, क्योंकि यहां पे मदर के स्पाइन के साथ में बेबी का स्पाइन अलोंग विथ सर्विक्स ऑफ यूटेरस, ये एक प्रॉपर वे के अंदर एक अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल ही कहेंगे। ऐसा मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं इस तरीके से, इतना डीप में जाके, क्योंकि अगर ऐसा इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, नेक्स्ट SGPGI, ESIC, रेलवे या एम्स के अंदर भी, तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है कि आप लॉन्गिट्यूडिनल की जगह ट्रांसवर्स कर दो, नहीं, वो लॉन्गिट्यूडिनल ही है लाई, ठीक है। नेक्स्ट लियोपोल्ड्स मैन्यूवर। अब लियोपोल्ड्स मैन्यूवर क्या होता है, पाल्पेशन की एक टेक्निक होती है जिसके अंदर प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन ऑफ द बेबी एंड फीटल हार्ट साउंड्स को असेस किया जाता है एज पर ग्रोथ ऑफ बेबी, एज पर लेबर, ओके, ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। तो यहां पे फंडल ग्रिप से क्या करते हैं, टू असेस फीटल पोल को असेस किया जाता है, ठीक है ना, हेड है, फुट है, कौन से एरिया में है, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, LOP है, ROP है, LOA है, ROA है, ठीक है ना, ROT है, LOT है, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से यहाँ पे असेस किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है लेटरल ग्रिप, जिसे हम अम्बिलिकल ग्रिप भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये ऐसा क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है मल्टीपल टाइम एम्स के अंदर, ठीक है, अम्बिलिकल ग्रिप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उससे असेस किया जाता है फीटल लाई को मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपके सामने, ठीक है, उससे फीटल लाई को असेस किया जाता है। पाउलिक्स ग्रिप टू असेस, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड सेम टू वाला कोमा किया है, टू असेस
प्रेजेंटिंग पार्ट को असेस किया जाता है कि प्रेजेंटिंग पार्ट जो है, ठीक है, जैसे जैसे मतलब प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है एंड उसके बाद में जो फीटस का जो पोर्शन है नीचे की तरफ डिसेंड होता है, तो डिसेंड होने के अंदर वहां पे प्रेजेंटिंग पार्ट कहां तक पहुंचा है ये चेक करने के लिए पॉलिक्स ग्रिप यूज में ली जाती है। एंड लास्ट वन इज डीप पेल्विक ग्रिप टू असेस इंगेजमेंट एंड एटीट्यूड ऑफ फीटल हेड, यानी कि फीटस हेड का, अब यहां पे इंगेजमेंट का अर्थ मैं आपको बता दूं कि जब फीटस का हेड पेल्विस के, ठीक है, डायमीटर के अंदर फुली सेटल्ड एंड फुल फिक्स्ड हो जाता है एंड उस कंडीशन के अंदर वो वहां पे धीरे 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 नीचे की तरफ डिसेंड होता है। जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पे 8 जो होता है ना लेबर की मैकेनिज्म के अंदर 8 स्टेप्स होते हैं, 8 फेजेस होते हैं, तो उसी में से एक होता है ये इंगेजमेंट, ठीक है। अब इंगेजमेंट होने के बाद में जैसे जैसे डिसेंड होता है फिर उसके बाद में फ्लैक्शन एंड लेटर ऑन दूसरे फेजेस भी चलते जाते हैं। ये इंगेजमेंट एंड अदर जो टर्म्स है मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। इंगेजमेंट होता है, इंगेजमेंट होने के साथ साथ एटीट्यूड यहाँ पे यानी कि भी बॉडी का कौन सा पोर्शन है, कौन से पोर्शन के साथ में एक रिलेशनशिप बना रहा है एंड वो आगे आगे जैसे बर्थ की प्रोसेस, लेबर की प्रोसेस जैसे जैसे एक्सपेंड करती है, मतलब बेबी का जो मतलब पोर्शन है वो सर्विक्स के थ्रू मतलब पास हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पासेज वे, ठीक है, एंड पावर्स जैसे कि जो एनर्जी लग रहा है, ठीक है ना, एक मदर जितना पुश करती है, तो जैसे जैसे वो फीटल हेड पेल्विस से गुजर के सर्वाइकल एरिया से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उस तरीके से वो वहां पे इंगेज्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है और वहां पे वो प्रॉपर्ली डिसेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक किया जाता है डीप पेल्विक ग्रिप से, ठीक है ना, जिसके अंदर हैंड्स की जो पोजीशन है वो चेक किया जाता है एंड बाहर की तरफ डाइवर्जन है। ये एक और मतलब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो मैं आपको करूँगा डेफिनेटली। एंड यहाँ तक आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे क्वेश्चन या क्वेरी आप मुझे पुटअप कर सकते हैं। सो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एंड ऑफ द क्लास करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आज मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं एंड ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको इस तरीके से देना, मेरा मतलब पर्पस या मोटिव यही होता है कि आपको कहीं ना कहीं अगर किसी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को अगर प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके समझाया जाए तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है प्रूव हो सकती है, बजाय इसके कि हम कई सारी बुक्स लेकर बैठे। डेफिनेटली सिर्फ मेरे एक अकेले के एफर्ट करने से कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली आपके पास में बहुत सारी गाइड्स भी होंगी, बहुत सारे आपके सेल्फ एफर्ट्स एंड आपके बहुत सारे मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सोर्स होता है, ठीक है ना, नॉलेज का। लेकिन एक ही मकसद आपका होता है कि एक आपको इकोनॉमिकल सिक्योरिटी चाहिए, एक आपको एक मतलब प्रॉपर पोजीशन चाहिए, मतलब आपको एक इस नॉबलेस्ट प्रोफेशन का एक पार्ट बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं इस डेडिकेशन के साथ में वो स्टडी करनी ही पड़ेगी कि आपको नर्सिंग जब करनी है तो क्यों करनी है। पहला पर्पस तो यही होना चाहिए, पहला पर्पस ये है। और इसका पर्पस का जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वही है कि नर्सिंग की फील्ड के अंदर रहते हुए हम अपनी और पेशेंट की जो प्रॉपर केयर है, ग्रोथ है, वो कैसे देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पेशेंट की ग्रोथ से मीन्स यहाँ पे मतलब वो हाइट एंड वेट वाला नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ मीन्स आप जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप जो पेशेंट की केयर कर रहे हो, उसके अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड वोकेशनल, रिलीजियसली एंड सो मेनी टाइप से किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो आपकी नर्सिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। सिर्फ इंजेक्शन या ट्रीटमेंट दे देना ही नर्सिंग नहीं होती है, नर्सिंग इसके बियॉन्ड किसी को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, जैसे कि हम प्री ऑपरेटिव टीचिंग भी कहते हैं, प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग भी कहते हैं। ऑपरेशन ऐसे ही नहीं किया जाता ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, काउंसलिंग ही करते हैं ना, तो वो क्या है, वो एक नर्सिंग ही तो है और वो नर्सिंग का ही तो पार्ट है। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज़ सीखनी है, आपको एक प्रोफेशनल नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ठीक है, ना कि सिर्फ एक अर्निंग पर्सन बनना है। एक प्रोफेशनल नर्सिंग ऑफिसर बनकर ही आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को फील कर सकते हैं,
ठीक है। और उसी चीज़ को मैं हमेशा अपने वीडियोस के अंदर इसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं आपको कि आपको वही चीज़ें समझ में आए, क्योंकि देखिए सो मेनी सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि गाइड्स भी अवेलेबल है, लेकिन जब तक आपको एक फीलिंग नहीं आएगी, एक नर्सिंग ऑफिसर, एक प्रोफेशनलिज्म की बात आपके मतलब माइंड के अंदर सेट नहीं होगी, तो डेफिनेटली हम प्रोफेशनल होकर भी वो प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो देयर इज नो सेंस ऑफ गेटिंग जॉब। ठीक है, जॉब तो सभी करते हैं, लेकिन नर्सिंग की जॉब को कहा जाता है नॉबलेस्ट जॉब अमंग ऑल। सारे के सारे जॉब्स, सारे के सारे प्रोफेशंस के अंदर, चाहे किसी भी तरह का ले लो, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बैंकिंग एंड एनी अदर प्रोफेशन, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम डायरेक्ट एक अदर पर्सन को असिस्टेंस दे रहे हैं, जो कि उस कंडीशन में नहीं है कि वो खुद की केयर कर सके। ठीक है, तो हमेशा मैं आपको इसी लेक्चर, ऐसे ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस, ऐसे ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ मैं हमेशा शेयर करता रहता हूं एंड हमेशा करता रहूँगा। एंड इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल पायोनियर नर्सिंग चैनल एंड बी अटैच्ड एंड बी कनेक्टेड थ्रू माय चैनल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।